या ऑन पेज एसईओ की प्रीवियस ही जी मैम। नॉलेज है, ये सब न्यू थिंग्स हैं जो आपके नॉलेज में आ रही हैं रिगार्डिंग ऑन पेज एसईओ? मैम मुझे थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज है और बाकी आपसे सीख रहा हूँ। अच्छा, चलिए आपके ज़्यादा अच्छे और तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, मूव करते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज हमने ऑन पेज एसईओ में कवर करना है हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइजेशन, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? अगर हम जनरली भी बात करें, किसी बुक के ही चैप्टर की बात कर लें तो उसमें भी एक चैप्टर की मेन हेडिंग होती है और कुछ में सब हेडिंग्स भी होती हैं। या फिर अगर हम खुद राइटिंग की बात करें, ऐसे राइटिंग की, तो उसमें भी हम हेडिंग्स देते हैं ताकि क्लियरली जो बात है वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाए और डिफाइन भी हो जाए और जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ भी लग जाए। इसी तरह जब हम वेब कंटेंट राइट करते हैं तो उसमें भी हम हेडिंग्स पुट करते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स पुट करते हैं हमारे यूजर्स के लिए भी और क्रॉलर के लिए भी, ताकि जो कंटेंट हम राइट कर रहे हैं वो रीडेबल हो, यूजर्स भी उसको अच्छे तरीके से रीड कर सकें, उसको समझ सकें, और जो क्रॉलर उसको रीड करे, क्रॉल करे, तो उसको भी उस कंटेंट की अच्छे तरीके से समझ आए ताकि वो उसको बेटर रैंकिंग दे सके। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं एक पेज पे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस भी बताया था, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? प्रीवियस भी हम इस बात में बात कर चुके हैं जिसमें मैंने टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। और टाइटल टैग में मैंने कहा था कि हम जो है प्राइमरी कीवर्ड अपना ज़रूर रखते हैं ताकि हम कीवर्ड प्रोमिनेंस के प्रिंसिपल को फॉलो कर सके, अपने कीवर्ड को प्रायोरिटी दे सकें। ठीक है, तो टाइटल टैग मैंने कहा था पेज का मेन टॉपिक होता है और वही H1 हेडिंग भी होती है। ठीक है, अगर इस पेज को मैं यहाँ पे इसका सोर्स कोड इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पे FRH1 जो मेन हेडिंग होती है ना, मेजर हेडिंग एक पेज की, वो होती है H1। अब हेडिंग्स जो होती हैं वो पेज पे होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। वो होती हैं H1, H2, H3 एंड ये होती हैं H6। टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। अब जो H1 हेडिंग होती है ये एक पेज पे एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये मेन हेडिंग होती है पेज की। तो जाहिर सी बात है कोई भी जो स्पेसिफिक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, या किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड पे आप लिखना चाह रहे हो तो सीड कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड एक ही होता है उस पेज का जिसपे हम कंटेंट राइट करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह जो पेज की H1 हेडिंग होती है वो पेज पे एक ही होती है। उसके बाद H2 हेडिंग्स, H3 एंड सो ऑन H6 तक ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर हेडिंग्स होती हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट रखती हैं एसईओ के हवाले से और क्रॉलर रीडेबिलिटी के हवाले से, वो ये 3 होती हैं, H1, H2 एंड H3। और इनको ऑप्टिमाइज्ड करना एसईओ के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी H4, H5, H6 को अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो इट्स ओके, उसमें कोई इतना उसका इफेक्ट नहीं होता है एसईओ परस्पेक्टिव से। लेकिन जो H1, H2 एंड H3 हेडिंग्स होती हैं इनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब इनकी ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या देखना होता है, जहाँ पे अगर इस पेज पे आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास आ रहा है 1, मींस इस पेज पे एक ही H1 हेडिंग मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप अपनी साइट की ही एसईओ कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो कोई पर्टिकुलर पेज है उस पे H1 जो मेन हेडिंग है वो एक ही होनी चाहिए। और यहाँ पे देखें मेन हेडिंग में उन्होंने कीवर्ड यूज किया हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें हमने अपना जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो लाजमी यूज करना होता है। ये देखें एसईओ, क्योंकि मैंने एसईओ क्वेरी टाइप की थी और ये एसईओ का वर्ड भी उन्होंने यूज किया, पर उसकी जो फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी उन्होंने H1 हेडिंग में यूज की हुई है। ठीक है, तो ये इस पेज की H1 हेडिंग है। अगर मैं यहाँ पे H2 सर्च करूं तो यहाँ पे देखें 5 शो हो रही है, मींस इस पेज पे जो H2 हेडिंग्स हैं वो 5 टोटल यूज हुई हैं। तो H2, H3 हेडिंग्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं है कि ये आपने एक ही रखनी है, ये H2 हेडिंग है तो वो 2 ही रखनी है। सिर्फ जो H1 हेडिंग है वो एक ही होनी चाहिए एक सिंगल पेज पे। तो यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कीवर्ड यूज किया हुआ है एसईओ। ठीक है,
और डिफरेंट अगर यहाँ पे और H2 हेडिंग्स होंगी तो उनमें भी कीवर्ड यूज़ किया होगा। तो इन हेडिंग्स को हम किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हमने H1, H2 और H3 हेडिंग्स में मेक श्योर करना है कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है, वो ज़रूर यूज़ हुआ होगा। बाकी जो H4, H5 है, वो भी ऑप्टिमाइज़ ही होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें प्राइमरी कीवर्ड आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो, उसमें सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ कर रहे हो, तो इट्स ओके, वो फाइन है वो। अच्छा, इसके अलावा मैं हेडिंग्स आपको दिखा रही थी। ये जी H1 हेडिंग आ गई हमारी, व्हाट इज़ एसईओ एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। उसके बाद अगर इस पेज को स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ये H2 हेडिंग वहां पे शो हो रही थी सोर्स कोड में, दिस वन। ठीक है, H2 हेडिंग ये शो हो रही है। उसके बाद ये एक हेडिंग है, ताकि अब हेडिंग से मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट नजर आ रहा है और मुझे रीड करने में भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेटर एफर्ट होती है कि अगर हम प्रॉपर हेडिंग्स के साथ कंटेंट राइट करते हैं, और क्रॉलर रीडेबिलिटी के हवाले से भी ये एक बेटर स्टेप होता है हमारी एसईओ करने के लिए, जब भी हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं। तो हेडिंग्स को हम इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हेडिंग टैग्स होते हैं जो मैंने आपको सोर्स कोड में दिखाए हैं, दीज आर टैग्स, और इनको हेडिंग टैग्स बोलते हैं, H1, H2, H3। और इनको हम इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। इनमें लेंथ का कोई इशू नहीं होता, जिस तरह हमने टाइटल टैग में देखा था, मेटा डिस्क्रिप्शन में देखा था और यूआरएल में देखा था कि उनकी जो लेंथ है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इनमें कोई लेंथ का इशू नहीं होता। इसमें जो हमने ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से देखना होता है वो ये देखना होता है कि इसमें हमारा कीवर्ड जो है वो जरूर यूज हुआ हो। 3 मेजर जो हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, और H1 हेडिंग एक ही पेज पे एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अपना साइट का ऑडिट कर रहे होते हो तो आप उसमें देखते हो, अपने पेज को सोर्स कोड देखते हो या देखते हो कि उसमें H1 हेडिंग एक ही है। दूसरी बात जो आपने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अक्सर ऐसे होता है कि H2 हेडिंग मिस होती है और डायरेक्ट H3 हेडिंग होती है। तो ये भी एक एसईओ के हवाले से एक नेगेटिव इफेक्ट होता है कि पेज पे जो H2 हेडिंग मौजूद ही नहीं है। तो मेक श्योर करना है कि आपकी H1, H2, H3 सीक्वेंस के साथ हेडिंग्स मौजूद हों, और एक ही H1 हो, H2 एक से ज्यादा भी हो सकती है, H3 एक से ज्यादा भी हो सकती है। और इन 3 जो मेन हेडिंग्स है, फर्स्ट 3 हेडिंग्स, इनमें आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो जरूर इंक्लूड होना चाहिए। एंड दिस वाज अबाउट हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट का मैं पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुकी हूँ हमारे लेक्चर्स में, एसईओ लेक्चर्स में, और फर्दर इसको देख लेते हैं। एंकर टेक्स्ट इसी पेज पे ही देख लेते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्स्ट जिस पे कोई लिंक लगा होता है, और जब हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें कोई और पेज पे, किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, जहाँ पे लिंक लगा होगा जिस टेक्स्ट पे, वो आपको थोड़ा ब्लूइश शो होगा, और वो टेक्स्ट होगा वो क्लिकेबल होगा। जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये टेक्स्ट क्लिकेबल है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ, और ये मुझे इस पेज पे ले आया है। ठीक है, उसी पेज का लगा हुआ है यहाँ पे, और मुझे वो जो हेडिंग है, हाउ एसईओ डिफर्स फ्रॉम एफसीएम एंड पीपीसी, वहां पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने मुझे। अगर यहाँ पे मुझे किसी और पेज का लिंक मिल जाए, जैसा कि ये है, इसको अगर मैं न्यू टैब में ओपन करूँ, तो ये मुझे इसने इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो इसको हम इंटरनल लिंकिंग भी बोलते हैं। और जिस टेक्स्ट पे वो लिंक लगा हुआ होता है, जैसे सर्च मार्केटिंग है, इस टेक्स्ट पे ये लिंक लगा हुआ है, तो ये होता है ऑल टेक्स्ट, या सॉरी एंकर टेक्स्ट। क्योंकि एंकर टेक्स्ट जो है, अब इनकी एसईओ हम किस तरह कर सकते हैं? जिस टेक्स्ट पे हमने लिंक लगाना है जो हमें किसी अदर पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, उन दोनों में रेलिवेंसी होना जरूरी है। अब यहाँ पे सर्च मार्केटिंग पे लिंक लगा हुआ है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, और इस पेज का जो मेन टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है, ये पेज जो है, उस वर्ड से रेलिवेंट है, और मुझे रेलिवेंसी इसमें नजर आ रही है। तो जब हम एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसमें हमने ये देखना होता है कि जिस वर्ड पे हम लिंक लगा रहे हैं वो उस वर्ड में, और जो हम लिंक पुट कर रहे हैं, उन दोनों में रेलिवेंसी होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है, अगर मैं ये एसईओ लिंक पे क्लिक करूं और इस लिंक पे क्लिक करूं, तो ये देखें,
एसईओ वाला लिंक जो है वो मुझे इसी पर्टिकुलर पेज पे लेके आया है, जो एसईओ ही जिसकी H1 हेडिंग है और इसी के बारे में इस पेज पे लिखा हुआ है। और जो पीपीसी वाला लिंक है वो मुझे इस पेज पे लेके आया है, जो स्पेसिफिक पीपीसी पे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसईओ वाला लिंक जो है वो दूसरे वर्ड पे लगा हुआ है और इस पेज का लिंक जो दूसरे वर्ड पे लगा हुआ है, रेलिवेंट लिंक्स लगे हुए हैं। तो इस तरह जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एंकर टेक्स्ट की, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि जो भी हम लिंक पुट कर रहे हैं और जिस टेक्स्ट पे पुट कर रहे हैं उन दोनों में रेलिवेंसी होना जरूरी है। इररेलेवेंट अगर लिंक होगा तो वो जो है वो बैड कंसिडर करता है गूगल, और फिर रैंकिंग इफेक्ट होती है पेज की इसके हवाले से। तो एंकर टेक्स्ट में हम यही देखते हैं, इनको इंटरनल लिंकिंग भी बोलते हैं। इंटरनल लिंकिंग, ये तो मुझे ये सारे लिंक्स जो हैं इसी ही साइट के दूसरे पेजेस पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। कई दफा ऐसे लिंक्स भी लगे होते हैं, वो हम ऑफ पेज एसईओ में देखेंगे, जो हमें किसी और साइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल साइट्स पे। तो वो बैक लिंक्स लगे हुए होते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग लगी हुई होती है, और वो हमें उसी स्पेसिफिक, उसमें भी हमने यही देखना होता है कि जिस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसपे हमने लिंक लगाना है, हाइपर लिंक पुट करना है उसमें, और जिस पेज का हम लिंक लगा रहे हैं उसमें रेलिवेंसी होना बहुत जरूरी है। इस तरह हम एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और ये इंटरनल लिंकिंग क्यों जरूरी है, एक पेज दूसरे वेब पेज से क्यों कनेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि जब क्रॉलर क्रॉल करता है साइट को, तो वो भी इस लिंक से अब इस लिंक से क्रॉलर जो है वो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे भी मूव करता है और इस कंटेंट को भी रीड करता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इंटरनल लिंकिंग हुई भी हो, साइट जो है वो कनेक्टेड हो, साइट के पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ताकि जो क्रॉलर है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके, और इसी तरह ही जो यूजर्स आए हमारी साइट पे वो भी एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकें और अच्छे तरीके से वेबसाइट को नेविगेट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है एसईओ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो हमारे पास एक तो सर पे शो होती है लेदर शू, सर्च कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट्स शो होते हैं जिसमें एड्स भी होते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स भी होती हैं, इमेजेस भी आ रहे होते हैं, और अक्सर यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स भी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिक इमेजेस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे इमेजेस ही शो होंगे, और अगर एक कोई स्पेसिफिक इमेज क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे शो होता है कि आप ये साइट विजिट कर सकते हैं जिस साइट पे ये इमेज मौजूद है। तो यहाँ से जो ट्रैफिक है वो साइट पे भी मूव होती है। तो ये जो इमेजेस हैं ये भी रैंक हुए हुए हैं, जैसे हमारी वेबसाइट्स रैंक होती हैं टॉप पे, इसी तरह ये इमेजेस भी रैंक हुए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये इमेज देखूँ जो फर्स्ट पे रैंक है, तो यहाँ पे मुझे ऑल जो रिजल्ट्स हैं उस पे ये साइट फर्स्ट पे नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका जो इमेज है वो यहाँ पे फर्स्ट पे रैंक है। तो इससे भी इमेज अगर अच्छे तरीके से हमारे ऑप्टिमाइज हो तो वहां से भी हमें रैंकिंग मिलती है, ट्रैफिक जो है वो हमारी साइट पे मूव कर सकती है। ये जो इमेजेस हैं ये डिफरेंट साइट्स के हैं, और आप उन साइट्स पे फिर जो ट्रैफिक आती है वो यहाँ इमेज से साइट पे भी मूव करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ट्रैफिक भी हमें मिल रही होती है और जो साइट है उसकी रैंकिंग भी बेटर होती है। तो यहाँ से इमेज से भी हम उस साइट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इमेज ऑप्टिमाइज किस तरह होते हैं, और इसमें मैंने लिखा हुआ है ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग क्या होता है, इसको ऑल्ट टैग भी बोलते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, और ऑल्ट एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, एक ही चीज का नाम है ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट टेक्स्ट और ऑल्ट टैग। अब जो जो ऑल्ट टैग, जैसे मैंने एंकर टेक्स्ट की बात की है कि एंकर टेक्स्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक वर्ड पे लगता है जिस वर्ड और उस लिंक के दरमियान लिंक होता है। इसी तरह जब हम कोई भी इमेज अपलोड करते हैं अपनी साइट पे या अपने वेब पेज पे, तो उस इमेज को डिफाइन करना भी जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि क्रॉलर जब साइट क्रॉल करता है, पेज क्रॉल करता है, कंटेंट रीड करता है, ये वर्ड्स तो वो रीड कर लेता है, कंटेंट जो लिखा होता है वो रीड कर लेता है, लेकिन अगर जो इमेज वहां पे लगा हुआ है, इमेज रीड नहीं कर सकता क्रॉलर। तो क्रॉलर को ये नहीं पता चलता कि इमेज जो है ये किस चीज से रिलेटेड है। तो अपने इमेज को डिफाइन करने के लिए हम वहां पे ऑल्ट टैग या ऑल्ट टेक्स्ट पुट करते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी इसको कह सकते हैं। इसी को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं इस इमेज को, तो मे भी इसका भी ऑल्ट टेक्स्ट लगा हुआ हो यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लगा हुआ। अच्छा, कुछ और सर्च करके देख लेते हैं।
ये हमारे पास ई कॉमर्स साइट है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी इमेजेस लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर लिंक को मैं ओपन कर लेती हूँ। और ये हमारे पास आ गया है इमेज का। अब ये लिखा हुआ है टोयोटा लैंड क्रूजर और वट एवर उसका जो नंबर है वो लिखा हुआ है। इस इमेज को अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो होना चाहिए यहाँ पे ऑल टेक्स्ट। हाँ जी, ये देखें, ये लिखा हुआ है इमेज ऑल्ट और टोयोटा लैंड क्रूजर 1998 फॉर सेल इन लाहौर। अब ये ऑल्ट टेक्स्ट लगा हुआ है, उन्होंने इस टेक्स्ट फॉर्म में इस इमेज को डिफाइन किया हुआ है। अब क्रॉलर जो है जब क्रॉल करेगा इस साइट को तो उसको ये ऑल्ट टेक्स्ट वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा और उससे ये पता चलेगा कि ये इमेज इस टॉपिक से रिलेटेड है या इस चीज से रिलेटेड है। जो ऑल्ट टेक्स्ट वहां पे ऑल्ट टैग पुट किया गया या ऑल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफिक इमेज को दिया गया है। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या देखते हैं, एक तो हमें ये देखना होता है कि जो भी इमेज हम अपनी साइट पे अपलोड कर रहे हैं उसका जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है लाजमी होना चाहिए, ऑल्ट टेक्स्ट उसका लाजमी होना चाहिए ताकि क्रॉलर उसको रीड कर सके। और दूसरा हम उसमें एसईओ के पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं कि उसमें हमारा जो कीवर्ड है वो जरूर यूज हुआ हुआ। मैंडेटरी नहीं है कि आप प्राइमरी कीवर्ड ही यूज करें, आप सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो टॉपिक है इस वो मेन कीवर्ड ही उन्होंने ऑल्ट टेक्स्ट में यूज किया गया है यहाँ पे। तो ये एक अच्छे तरीके से उन्होंने ऑल टेक्स्ट पुट किया हुआ है। ये इमेज जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। ये तो ई कॉमर्स साइट थी। इसके अलावा अगर ब्लॉग साइट कोई देख लें उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लॉग साइट्स, यहाँ पे ये इमेज पुट है। देख लेते हैं इसको इंस्पेक्ट करके अगर इस पे ऑल टेक्स्ट लगा हुआ है तो। ये ओपन नहीं हो रही। दूसरी साइड देख लेते हैं कोई। तो ऑल टेक्स्ट लगाना इसलिए जरूरी है, मे बी अगर हमारा कंटेंट रैंक नहीं हो रहा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है और हम जो है वो इमेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दे, उसमें अपना कीवर्ड पुट कर दें और क्रॉलर उसको क्रॉल कर ले, तो हो सकता है वो इमेज रैंक हो जाए और इस इमेज से ही ट्रैफिक हमारी साइट पे आ सके। जी, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल टेक्स्ट। अगर ये कॉपी होता है तो मैं आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये कॉपी हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये उसकी विड्थ हाइट आई हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट इज इक्वल टू चिकन बिरयानी ऑन अ गोल्ड ट्रिम्ड प्लेटर विद अ सिल्वर स्पून विद अ सिल्वर राइस स्पून रेस्टिंग ऑन द साइड। अब उन्होंने एक प्रॉपर वे में एक अच्छे सेंटेंस में इस इमेज को डिफाइन कर दिया है, इस वाले इमेज को। और वो प्रॉपर आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एज इट इज ही इमेज है यहाँ पे। और वो उन्होंने लिखा हुआ है चिकन बिरयानी ऑन अ गोल्ड ट्रिम्ड प्लेटर विद अ सिल्वर राइस स्पून रेस्टिंग ऑन अ साइड। और ये इमेज सेम वैसा ही है जैसा उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया हुआ है। और चिकन बिरयानी उन्होंने एक अच्छे वे में यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लिया, अपना एक सेंटेंस भी लिख दिया है, अपने इमेज को अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर दिया है और जो है उसमें अपना कीवर्ड भी पुट कर दिया चिकन बिरयानी। और ये जो ये पेज है, क्योंकि मैंने चिकन बिरयानी रेसिपी सर्च किया था तो ये मेन कीवर्ड ही इसका ये है बिरयानी, तो उन्होंने ये अच्छे तरीके से यहाँ पे कीवर्ड अपना यूज कर लिया है, ऑल टेक्स्ट भी लगा दिया है और जो है इमेज का ऑप्टिमाइजेशन भी इमेज की होगी। इसको क्रॉलर जब रीड करेगा तो उसको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ये इमेज किससे रिलेटेड है और उसको कहाँ पे रैंकिंग देनी है। तो इस तरीके से जो भी इमेज हम अपनी साइट पे कंटेंट में यूज करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑल्ट टैग लगा के।
यही डिस्कस करना था और आज हमारा जो ऑन पेज एसईओ है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ऑन पेज एसईओ में मैंने डिस्कस किया था कि हम करते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या देखना होता है कि कीवर्ड अच्छे तरीके से हमारा यूज़ हुआ हो, कीवर्ड डेंसिटी प्रॉपर हो और कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर सेंटेंस हो और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी हमारे कंटेंट में। तो हमारा जो कंटेंट है वो एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कहलाता है। उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, यूनिक कंटेंट आपका होना चाहिए। तो कंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हमने देखना ऑन पेज, जो पेज पे आती हैं उसमें सारी यही चीजें आती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन हमने देखी है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन देखी है, मेटा डिस्क्रिप्शन देखी है, आज हमने हेडिंग टैग्स देखे हैं, एंकर टेक्स्ट है और इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बाद हमने अपना देखना होता है कंटेंट, कि कंटेंट में हमारा जो कीवर्ड है वो प्रॉपर वे से यूज हुआ हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और यूनिक कंटेंट होना चाहिए। प्लेजरिज्म उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट आपने नहीं किया हो, खुद से ह्यूमन राइट हो कंटेंट, एआई रिटन कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं इन सब चीज़ों की एसईओ, तो हमारी जो ऑन पेज एसईओ है वो कंप्लीट हो जाती है। और ऑन पेज का जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस करनी थी वो यहीं तक थी। इन सब फैक्टर्स को अगर हम अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, इन सब फैक्टर्स को गूगल के हिसाब से अच्छे वे में ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो वेब पेज है या जो हमारी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग बेटर हो जाए। इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ है, वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ऑन पेज एसईओ यहीं तक थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ब्लॉग और ई कॉमर्स वेबसाइट्स का कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉग्स वाली हैं और ये ई कॉमर्स वाली हैं? ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जिसमें हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार सेलिंग साइट है, इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, बाय शू ऑनलाइन लिखते हो, शू साइट आ जाती है जहाँ पे शू सेल हो रहे हैं, दैट इज ई कॉमर्स साइट। और ब्लॉग साइट होती है जिसमें जिस कंटेंट राइट मिस होता आज है का लेक्चर उसको जो हम है अभी रीड कर सकते हैं। कंटिन्यू आप करेंगे? आज का लेक्चर नहीं कंटिन्यू सर, होगा या यहीं एंड हो तक गया, पढ़ाना? यहीं तक था सर।